गुड मॉर्निंग बाल दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। जगतदल माँ भगवती मॉडर्न स्कूल के इस इंग्लिश ग्रामर के डिजिटल क्लास में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं प्राय आप लोगों को नया नया अपडेट देते आ रहा हूँ। आज आप लोगों के सामने जो ग्रामर का टॉपिक लेकर आया हुआ हूँ, उसके बिना ये समझ लीजिए कि आपका इंग्लिश बोलने का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता है। अतः उसको ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, फॉलो कीजिए। हो सके तो कॉपी कलम लेकर बैठिए और कुछ आवश्यक जो इम्पोर्टेंट नोट्स होते हैं, कुछ फार्मूले होते हैं, उसे आप लिखते चलिए। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि जो हम आज टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वह टॉपिक को मामूली नहीं बल्कि एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक समझकर उसको डेली सुनिए और उसको फॉलोअप कीजिए। तो हम चलते हैं टेंस की ओर। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। काल अर्थात टेंस किसे कहते हैं। टेंस के ऊपर अगर ध्यान से देखा जाए तो टेंस का हिंदी का मतलब ही होता है काल, और काल का सीधा संबंध किससे होता है दोस्तों? समय से। लगभग इन बातों से आपको स्पष्टीकरण हो गया होगा कि काल मतलब क्या होता है, ये काल क्या है, टेंस क्या है। अर्थात जो वाक्य अपने क्रियाकलापों के माध्यम से हमें समय से अवगत कराता हो कि वह कार्य किस समय में हुआ है, संपन्न हुआ है या घटना घटित हुआ है, तो उस प्रकार के वाक्य को क्या कहेंगे? टेंस कहते हैं। उस प्रकार के वाक्य जिसमें समय निहित होता हो, वही टेंस है। दोस्तों, एक बात विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि यह समय तीन रूपों में हमारे सामने मौजूद होता है। एक होता है वर्तमान, जो अभी चल रहा है, भूत जो बीत चुका है, और भविष्य जो आने वाला है, यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो काल के उस हिसाब से देखा जाए तो काल के तीन रूप होते हैं दोस्तों। एक होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट और तीसरा होता है फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस, पास्ट, तो ये है पास्ट टेंस और ये फ्यूचर टेंस। अर्थात प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और एक फ्यूचर टेंस, ये तीन होते हैं दोस्तों। ये तीन में अब तीनों के परिभाषा क्या है? प्रेजेंट टेंस क्या होता है कि वर्तमान काल, वह काल जिसमें वर्तमान समय के बारे में ज्ञान दिया जाता हो। पास्ट टेंस भूतकाल, जिसमें आने वाले बीते हुए समय के बारे में हमें ज्ञान जाता हो। जो वाक्य बीते हुए समय के बारे में बताता हो वह क्या कहलाएगा? पास्ट टेंस। और फ्यूचर टेंस, जो वाक्य आने वाले समय के बारे से हमें अवगत कराता हो, हमें उसकी ज्ञान देता हो, जानकारी देता हो, वो क्या कहता है? फ्यूचर टेंस। अब हम प्रेजेंट टेंस के बारे में आएंगे और प्रेजेंट टेंस के भेद के बारे में, क्योंकि प्रेजेंट टेंस के भेद अगर नहीं बताएंगे तो फिर हम आपको टेंस के अंदर में प्रवेश कैसे करवाएंगे। ये ज्ञान का एक ऐसा मोती है दोस्तों, जो अमृत के समान एक एक बूंद अपने दिल में, अपने दिमाग में उतार लीजिए। आने वाले समय आप लोगों के लिए बहुत ब्राइट हो जाएगा, क्योंकि यहीं से हिंदी भाषा भाषी के तमाम छात्रों के लिए एक अंग्रेजी के द्वार खुलते हैं, जिसमें लड़के अगर परिपक्व हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो वो इसी के माध्यम से अंग्रेजी बोलने सीख जाते हैं, बोलने लगते हैं, एक दूसरे को के ऊपर अपना एक्सप्रेशन जमा पाते हैं, इम्प्रेस कर पाते हैं। तो यहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं। किसका? प्रेजेंट टेंस से हम शुरुआत करते हैं। अब प्रेजेंट टेंस के दोस्तों चार भेद होते हैं। हमने बताया प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, परिभाषा हमने बताया। अब प्रेजेंट टेंस के कितने रूप होते हैं, लेकिन प्रेजेंट टेंस का कुछ एग्जाम्पल अगर नहीं देंगे, अगर छोड़ कर जाते हैं, तो हो सकता है कि आपके माइंड में रहे कि प्रेजेंट टेंस का तो एग्जाम्पल से बताया नहीं। प्रेजेंट टेंस के एग्जाम्पल में जैसे हम कह सकते हैं, मैं खाता हूँ, क्या है? वर्तमान काल में, मतलब प्रेजेंट टाइम की बात है। मैं खाता हूँ, मैं खा रहा हूँ, वह कार्य अभी भी जारी है। मैं खा चुका हूँ, कार्य वर्तमान काल में शुरू होकर के वर्तमान काल में ही समाप्त हुआ है, कार्य जारी था, खत्म हो गया। और मैं 3 दिनों से मजदूरी कर रहा हूँ, तो मैं 3 दिनों से मजदूरी कर रहा हूँ, मतलब कि 3 दिन पहले से और आज भी। अब हम चलते हैं दोस्तों आपको प्रेजेंट टेंस के विभिन्न भागों के बारे में आपको डिटेल बताने। ठीक है, प्रेजेंट टेंस दोस्तों
प्रेजेंट टेंस का के बारे में बताया, उसे एग्जाम्पल बताया मैं। अब मैं आपको प्रेजेंट टेंस के काइंड्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं दोस्तों। नंबर फर्स्ट टेंस था। टेंस के 3 भेद थे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं। वो 4 भेद कौन है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सेकेंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट पर पहले सेंटेंस पढ़ाया था, आज मैं टेंस पढ़ा रहा हूँ। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये 4 में से कोई भी हो, लेकिन बनेंगे 6 प्रकार के वाक्यों से। नंबर 1 वाक्य क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नंबर 1 वाक्य क्या होता है? अफर्मेटिव या एसर्टिव सेंटेंस। दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस। तीसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चौथा होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। पांचवा होता है WH क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और छठवां होता है WH क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों हुआ ना 6 वाक्य। 6 प्रकार के नियमों के साथ में, 6 प्रकार के वाक्यों के साथ में सुसज्जित करके आपको एक टेंस को हम कंप्लीट करेंगे। तो आज हम चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के असर्टिव या अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के विधि पर। तो शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पहचानने की विधि से कि कैसे पहचानेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाक्य किस टेंस का है। ये जानना तो बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास जब 4 वाक्य हैं तो प्रत्येक का तो पहचान कुछ होगा। जैसे हिंदी का पहचान है, इंग्लिश का पहचान है, मैथ का पहचान है, समाज और विज्ञान का पहचान है, तो वैसे इस टेंस के भी प्रत्येक भाग के अलग अलग पहचान होते हैं दोस्तों। इसे पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम इसके बारे में आपको डिटेल बताते हैं कि कैसे पहचानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है, वो कैसे हम पहचानें कि ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा की ओर चलते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का परिभाषा है दोस्तों कि वह वाक्य जो सार्वभौम में सत्य को दर्शाता हो उसे क्या कहते हैं? हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। अब उसे पहचानने का नियम क्या है? तो जिस किसी भी हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया में, मुख्य क्रिया क्या होता है? खाना पीना, सोना, रहना, उठना, बैठना, नहाना, धोना, पढ़ना, लिखना, जाना, आना, ये सब क्या है? मुख्य क्रिया में आते हैं दोस्तों। तो जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में का है, ती है, ते हैं लगा रहता हो, तो उस प्रकार के हम हिंदी वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य मानते हैं। अब इसके उदाहरण में हम देखेंगे कि जैसे वह खाता है, मुख्य क्रिया है क्या है दोस्तों? खाना। खाना क्या है? मुख्य क्रिया है, लेकिन हम वहाँ पर क्या किए? खाता है, यानी खाने को अंत में क्या करते हैं? ता है लगा दिए, यानी वह खाता है, मैं खाता हूँ। बच्चे नदी में नहाते हैं, नहाना यहाँ पर है मुख्य क्रिया, लेकिन नहाना हटा करके हमने नहाने के जगह पर क्या लिखे? नहाते हैं। अर्थात वह यह बात को प्रमाणित करता है कि यह वाक्य सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही वाक्य है। दोस्तों ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने ऑलरेडी आपको पहले बताया था कि 6 प्रकार के वाक्यों से बनाए जाते हैं। ये 6 प्रकार के वाक्य कौन कौन से हैं हम उसको पहले लिखेंगे और एक एक वाक्य का एक एक हम आपको देते जाएंगे नियम। तो सबसे पहले होता है नंबर 1 होता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है दोस्तों कि अफर्मेटिव का मतलब ही होता है स्वीकारात्मक। दूसरा होता है नेगेटिव। दूसरा क्या होता है? नेगेटिव। तीसरा होता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव आप लोगों को सब हम सेंटेंस में बताए हैं, इंट्रोगेटिव। चौथा होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसके बाद में आता है दोस्तों WH इंट्रोगेटिव। WH इंट्रोगेटिव। और इसके बाद अंत में आता है WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव। WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इस तरह दोस्तों ये टोटल आपके सामने इस तरह से टोटल 6 वाक्य होते हैं। 6 वाक्यों के आधार पर हम इसको बनाते हैं। जितने भी होते हैं
ये प्रेजेंट इंडिफिनिट के। अब हम आते हैं अफर्मेटिव बनाने के नियम। अफर्मेटिव वाक्य कैसे बनता है, इस पर हम ध्यान देते हैं। तो अफर्मेटिव वाक्य कैसे बनता है दोस्तों, उस पर ध्यान दीजिएगा कि अफर्मेटिव वाक्य कैसे बनते हैं। तो अफर्मेटिव वाक्य के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट, इसके बाद V1 प्लस यस या ईएस और अंत में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। वेरी सिंपल, ये बनाने के नियम है। ये जो हमने नियम लिखा ये बनाने के नियम है। सबसे पहले सब्जेक्ट, और कुछ नियम होते हैं यहाँ पर हम देते हैं। SUB अगर लिखा होगा तो इसका मतलब होगा सब्जेक्ट, V लिखा होगा इसका मतलब होता है वर्ब, और V1 लिखा होगा तो वर्ब का पहला रूप, V2 लिखा होगा तो वर्ब का दूसरा रूप, V3 लिखा होगा तो वर्ब का तीसरा रूप। अब आते हैं OBJ। अगर हम लिखेंगे, ये नियम में चूंकि हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे दोस्तों, इसलिए हम इस शॉर्ट फॉर्म को यहाँ फुल फॉर्म लिख रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि हमने क्या लिखा है। तो SUB का मतलब सब्जेक्ट होगा, V का मतलब वर्ब होगा, OBJ का मतलब ऑब्जेक्ट होगा। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब हिंदी में होता है कर्ता, वर्ब का मतलब होता है क्रिया, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। इस तरह से यहाँ पर आपका सबसे पहले कर्ता लगेंगे, इसके बाद V1 यानी वर्ब का पहला रूप, और उसमें यस और यस का प्रयोग हम करते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसका एक विशेष नोट करने वाली बात ये है, इसका एक विशेष नोट करने वाली बात क्या है कि इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लेता है। HV का मतलब क्या होगा, अगर हम HV लिखेंगे तो इसका मतलब होगा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। अतः जब हम सहायक क्रिया का प्रयोग यहाँ नहीं करते हैं तो यहाँ पर क्या करते हैं, यस या यस का प्रयोग हम करते हैं दोस्तों। यहाँ यस और यस का प्रयोग करते हैं। अगर कर्ता एक वचन में होगा तो यस यस का प्रयोग करेंगे। कर्ता यदि एक वचन में नहीं होगा, बहुवचन में होगा, तो वहाँ पर क्या करेंगे, हम यस और यस का प्रयोग नहीं करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जितने बार हमने आपको ग्रामेटिकल पढ़ाया वो टोटल ग्रामर के प्रत्येक टर्म में मैं बताता था कि यह आने वाले समय में उपयोग किया जाएगा, आने वाले समय में उपयोग किया जाएगा। दोस्तों सेंटेंस बताया था, प्रोनाउन बताया था, नाउन बताया था, एडजेक्टिव बताया था, वर्ब बताया था, एडवर्ब बताया, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन भी आप लोगों को बताया, नंबर और जेंडर भी बताया। उस समय ही बताया था कि इसका प्रयोग आने वाले समय में होगा। देखिए दोस्तों, ये टेंस में सबका प्रयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नंबर 1, यहाँ पर सेंटेंस के बारे में पढ़ाया। देखिए यहाँ पर जब हम ये काइंड ऑफ टेंस पढ़ा रहे हैं तो टेंस में प्रत्येक पार्ट का, प्रत्येक उसके उपभेद का एक खंड में 6 प्रकार के वाक्यों के बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा। उसको बनाने का ढंग, तरीका, तौर तरीका सब बनाने पड़ेंगे। दूसरा कि हमने क्रिया पढ़ाया। यहाँ पर देखिए ऑलरेडी वर्ब के बारे में बताया जा रहा है। मैंने यहाँ कर्ता और कर्म वाक्य के स्टार्टिंग में ही जब सेंटेंस बनाए थे उस समय आपको बताया था सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ध्यान दीजिएगा उन क्लासों में। तो ये हम ऑलरेडी आपको इसीलिए हम पहले पढ़ाए थे कि हम जब बाद में पढ़ाएंगे तो आपको फिर दोबारा हमको रिपीट करना ना पड़े। तो ये हमारा उसके टर्म का है। अब यहाँ पर देखिए वचन, आप लोग सोचते होंगे वचन का इसमें क्या काम, लेकिन देखिए यहाँ पर आ गया दोस्तों कि वचन का मतलब अगर कर्ता एक वचन में होगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर कर्ता एक वचन में होगा तो उसके मुख्य क्रिया के पहले रूप में हम यस और यस का प्रयोग करेंगे। यदि प्रेजेंट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में यदि कर्ता बहुवचन में होगा तो उसके मुख्य क्रिया को ज्यों का त्यों लिख देंगे, उसमें यस और यस का प्रयोग वर्जित है, नहीं करेंगे। क्लियर। अब हम इसका एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल इसका क्या है दोस्तों, अब हम इसका एक एग्जाम्पल देने जा रहे हैं और एग्जाम्पल से आप लोग को एकदम विजन क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में क्या है। तो एग्जाम्पल इसका क्या है दोस्तों कि जैसे छोटा वाक्य दे रहे हैं, वह खाता है, वह खाता है। तो वह खाता है का क्या होगा, ही ईट्स। लेकिन वे खाते हैं, वे खाते हैं, वे खाते हैं। ये यहाँ पर वे क्या है, बहुवचन है। ये क्या था, वह क्या था, सिंगुलर नंबर था। ये क्या है, सिंगुलर नंबर। लेकिन वे क्या है, प्लूरल नंबर। और प्लूरल नंबर का मतलब क्या होता है, बहुवचन। और जब प्लूरल नंबर होगा तो इसके लिए हम यस यस का प्रयोग नहीं करेंगे, दे ईट लिखेंगे, काम खत्म। देखिएगा ये V1 है कि नहीं है, और इसमें यस और यस का प्रयोग हम यहाँ किए हैं कि नहीं किए हैं। ऑफ कोर्स मैंने नहीं किया, लेकिन यहाँ पर एक वचन है तो यहाँ पर हमने किया। अर्थात इसका मुख्य नोट वाली बात, ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि अफर्मेटिव सेंटेंस
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में कर्ता अगर एक वचन में होगा तो V1 के साथ यस और यस का प्रयोग हम करते हैं। अगर कर्ता बहुवचन में होगा तो हम माने बहुवचन मतलब प्लूरल नंबर में होगा तो V1 के साथ हम यस और यस का प्रयोग नहीं करते हैं। अब हम आते हैं नेगेटिव की ओर। दोस्तों ध्यान दीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर नेगेटिव का अगर होगा, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव हम करते हैं तो उस नेगेटिव को हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले दोस्तों नेगेटिव का मतलब ही होता है इनकार करना, अर्थात रिफ्यूज करना नहीं। उसमें सिर्फ एक ही बात होता है, नो नहीं। तो यहाँ पर हम नेगेटिव बनाते समय में क्या करेंगे, सब्जेक्ट नियम देखिएगा। नेगेटिव में तो होता है कि जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है लगा रहे और वाक्य के कहीं भी नहीं शब्द का प्रयोग हो तो वह वाक्य क्या माना जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव वाक्य माना जाएगा। लेकिन जब हम यहाँ पर देखते हैं कि इसका नियम क्या है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर डू या डज, फिर नॉट, V1 और ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद डू या डज, फिर उसके बाद नॉट, फिर V1 और ऑब्जेक्ट। दोस्तों ACB का मतलब ऑलरेडी बताया था। अब हम आपको बताएंगे डू या डज का प्रयोग, क्योंकि इसके बिना आपका ये पूरा सेंटेंस आपको जब ये समझ में नहीं आएगा तो ये आपसे वाक्य गलत हो जाएगा। अतः यहाँ पर देखिएगा डू का प्रयोग हम कब करते हैं, जब प्लूरल नंबर में सब्जेक्ट होगा। प्लूरल नंबर में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। प्लूरल नंबर में सब्जेक्ट होगा और वाक्य क्या होगा, नेगेटिव का होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य होगा। और उसमें नेगेटिव के वाक्य होंगे तो सब्जेक्ट अगर प्लूरल नंबर में होगा तो वहाँ पर क्या करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर सिंगुलर नंबर में अगर होगा, अगर सेंटेंस का कर्ता सिंगुलर नंबर में कर्ता अगर होगा, सिंगुलर नंबर में सब्जेक्ट अगर होगा तो हम क्या करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे। ध्यान देने की बात है दोस्तों, क्योंकि अब ये डू और डज आपका इस टेंस में कहीं पीछा छोड़ने वाला नहीं है। ये डू या डज ही इसका हेल्पिंग वर्ब है। अब आप क्या आगे यहाँ पर क्या थी कि डू या डज क्या है, डू या डज क्या है, तो डू या डज इज एग्जैक्टली इसका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। इसका हेल्पिंग वर्ब डू या डज है। अब चूंकि इंडेफिनिट में नहीं था, केवल यस और यस से काम चला था, लेकिन जब नेगेटिव आ जाएगा तो नेगेटिव हम डू या डज का प्रयोग करते हैं और डू या डज ही इस टेंस का क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। अब हम इसको बनाते हैं, जैसे वह आम नहीं खाता है, वह आम नहीं खाता है, वह आम नहीं खाता है। जब इस तरह का वाक्य आएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा, ही डज नॉट ईट मैंगो, ही डज नॉट ईट मैंगो। इस तरह के वाक्य क्या कहलाते हैं, इस तरह के वाक्य क्या हो जाते हैं, ही डज नॉट ईट मैंगो। अब ये हो गया नेगेटिव वाक्य। अब ध्यान दीजिएगा, ही क्या है, व्याकरण से सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर, और ग्रामर के हिसाब से क्या है, ये प्रोनाउन है। डज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, HV हेल्पिंग वर्ब है। नॉट तो नेगेटिव के लिए आ ही गया है, ये नेगेटिव के लिए आ ही गया है। ईट क्या है, V1 है, और मैंगो क्या है, ऑब्जेक्ट है। ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट ही सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब डू या डज, नॉट लगा हुआ है, V1 लगा हुआ है, मैंगो ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा हुआ है। यानी ये पूरा हमारा नियम करेक्ट है। इसी नियम के आधार पर हम बनाते हैं। तो मिलते हैं, आज के लिए हमारा इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए, खूब पढ़िए। एक कदम कामयाबी की ओर की श्रृंखला का आज का ये अंतिम एपिसोड।